नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के संदर्भ में है। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह वे बंदरगाह होते हैं जहां से दुनिया के तमाम देशों के साथ समुद्री व्यापार के ऐसे केंद्र जहां से जहाज आते और जाते हों, जहां पे जहाज रुकते हों, ऐसे क्षेत्रों को हम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहते हैं। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत सरकार ने भारत के 13 बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की श्रेणी में रखा है। और यदि हम भारत की यदि बात करें तो भारत के तीन ओर सागरीय स्थिति है। जैसे इस तरफ यदि हम बात करें कि जहां जैसे इस तरफ अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और इस तरफ हिंद महासागर है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो भारत का जो समुद्र तटीय जो सीमा है, यहां से लेकर और यहां तक जो मुख्य जमीन पर भारत की जो समुद्र तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर लंबी है। और यदि हम द्वीपों सहित यदि बात करें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह सहित यदि हम भारत के समुद्री तट सीमा रेखा की यदि लंबाई की यदि बात करें तो भारत के पास 7516.6 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। समुद्र तट की यदि बात करें तो भारत के पास बहुत बड़ा और बहुत लंबा समुद्र तटीय सीमा है। और साथ ही साथ भारत के हिंद महासागर के ऊपर एक केंद्रीय स्थिति बनती है जिसका भारतीय व्यापार और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसीलिए भारत सरकार ने भारत के तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों को विकसित किया है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिल सके और भारत की हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण पकड़ बन सके। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कि भारत के पास कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं, उनमें यदि हम सबसे पहले यदि बात करते हैं तो गुजरात राज्य में जो सबसे पहला जो बंदरगाह है भारत का वो है कांडला। जो ये कांडला बंदरगाह है जो गुजरात में है, ये भारत सरकार ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह, यदि हम इस तरफ की यदि बात करें तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में का जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है कराची बंदरगाह के व्यापारिक प्रभावों को कम करने के लिए भारत सरकार ने कांडला बंदरगाह को विकसित किया है। कांडला बंदरगाह भारत में एक मुक्त व्यापार का केंद्र है, मुक्त व्यापारिक बंदरगाह। यदि कोई भी जहाज यदि कांडला बंदरगाह पर आता है तो उस जहाज से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये भारत सरकार ने इसलिए बनाया है ताकि हम कराची के प्रभाव को, जो पाकिस्तान का जो व्यापारिक जहाज है, जो जहाज भारत आने के बजाय कराची पहुंच जाते थे, उन जहाजों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने कांडला बंदरगाह को विकसित किया है। ये एक फ्री ट्रेड सीपोर्ट है। साथ ही साथ ये पूर्ण रूपेण एक कंप्यूटरीकृत और भारत के बड़े बृहत्तम कंटेनर को अपने आप में समाहित करने की क्षमता रखता है। अगला जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है ये है मुंबई बंदरगाह। यदि हम इसकी बात करें तो जो मुंबई बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में है और ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यदि हम बात करें तो जो मुंबई बंदरगाह है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है और ये इसको विकसित करने का जो श्रेय जाता है ये अंग्रेजों को जाता है। जब अंग्रेज भारत में थे तो उन्होंने मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित किया और ये यहाँ से जो दुनिया के देशों के लिए जो व्यापार होता है उनमें मूल रूप से जैसे सूती कपड़ा है, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जो भारत सरकार जिन खनिज तेल का संचरण करती है, फिर उनको परिष्कृत करके दुनिया के तमाम देशों के लिए वापस भेज दिया जाता है। और मुंबई बंदरगाह पर जब लगातार दबाव बढ़ रहा था, उस पर ज्यादा जहाज वहां पे आ रहे थे, ज्यादा भीड़ जमा हो रही थी, उस भीड़ भाड़ को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक नया बंदरगाह बनाया है जिसे हम बोलते हैं न्यू जवाहर पोर्ट। ये मुंबई में ही स्थित है। मुंबई बंदरगाह से थोड़ी दूरी पर इस नए जवाहर पोर्ट को विकसित किया गया है और ये पूर्ण रूपेण से पूर्ण कंप्यूटरीकृत
नया पोर्ट है, नई तकनीकी से इसको विकसित किया गया है और ये मूल रूप से इसलिए बनाया गया है क्योंकि मुंबई के तमाम भीड़ भाड़ को कम किया जाए और व्यापार में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो। अगला जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है ये है गोवा में, जिसे हम बोलते हैं न्यू मार्मो गोवा। न्यू मार्मो गोवा ये जो बंदरगाह है ये गोवा में स्थित है और गोवा में जो जुआरी नदी है, जुआरी नदी के तट पर इस बंदरगाह को विकसित किया गया है और इस बंदरगाह से भारत जापान के लिए जो लोह अयस्क है, जो कच्चा लोहा है, जो इधर गोवा में और कर्नाटक राज्य में जो लोहा प्राप्त होता है, चाहे वो चिकमंगलुरु जो क्षेत्र है वहां का जो लोहा निकाला जाता है, उस लोहे को विदेशों के लिए निर्यात करने के लिए न्यू जो मार्मो गोवा है उस बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है ये है कर्नाटक राज्य में। जो कर्नाटक राज्य में जो बंदरगाह है इस बंदरगाह को हम कहते हैं न्यू मंगलूर। न्यू मंगलूर जो ये न्यू मंगलूर जो सी पोर्ट है ये स्थित है कर्नाटक में। अगला जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है अरब सागर में, ये बंदरगाह है कोचीन। कोचीन बंदरगाह केरल में है। कोचीन बंदरगाह के विषय में यदि हम बात करें तो कोचीन बंदरगाह को कुछ उपनामों से भी जाना जाता है। ये यहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि कोचीन बंदरगाह को पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी या क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कोचीन जो बंदरगाह है ये एक प्राचीन बंदरगाह है। यदि हम बात करें कि जब भारत में जो पहला जो पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, तो वो इसी केरल तट पर जो कल्लिकट जो स्थान था उस समय का, उस कल्लिकट का ही वर्तमान नाम क्या है, कोचीन है। ये कोचीन बंदरगाह के बहुत नजदीक था वो कल्लिकट बंदरगाह। तब से लेकर ये बंदरगाह भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा है। इसलिए इस बंदरगाह को पूर्व का वेनिस और अरब सागर की रानी के उपनाम से भी जाना जाता है। ये कई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि पूर्व का वेनिस भारत के किस बंदरगाह को कहते हैं या अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है। तो ये 6 जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे ये थे अरब सागर की तरफ। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाहों के संदर्भ में। सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो सबसे पहला जो बंदरगाह है तमिलनाडु में, ये है तूतीकोरन। ये जो तूतीकोरन बंदरगाह है ये बंदरगाह है तमिलनाडु में और तूतीकोरन बंदरगाह का नया नाम वीओ चिदम्बरनार कर दिया गया है। श्री वीओ चिदम्बरनार। वीओ चिदम्बरनार इसका नया नामकरण कर दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न किया जा सकता है कि तूतीकोरन बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है, तो उनका जो नया नाम है वीओ चिदम्बरनार। ये एक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं तमिलनाडु के, उन्हीं के नाम से इस बंदरगाह का नाम अब बदल दिया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है भारत का 8वां बंदरगाह ये है चेन्नई। ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है चेन्नई, जिसका पुराना नाम यदि हम बात करते हैं तो इसे मद्रास के नाम से जाना जाता था। तो ये जो चेन्नई बंदरगाह है ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और इसकी जो स्थापना है चेन्नई बंदरगाह की ये 1859 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। और चेन्नई बंदरगाह अपने आप में एक सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो वो है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है जिसकी स्थापना 1859 में
अंग्रेजों के द्वारा अपने व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किया गया था। 9वां जो बंदरगाह है ये है एन्नौर। एन्नौर जो बंदरगाह है, एन्नौर, यदि हम बात करते हैं एन्नौर बंदरगाह की, तो एन्नौर बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। इस प्रकार से तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं, 3 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह हैं। उनमें से एक एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरन, ये तीनों बंदरगाह हैं तमिलनाडु में। अब एन्नौर बंदरगाह का जो नाम है वो के कामराज पोर्ट के नाम से कर दिया गया है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि एन्नौर बंदरगाह का नामकरण अब क्या है। तो एन्नौर बंदरगाह का जो नामकरण है वो के कामराज पोर्ट के नाम से, के कामराज सी पोर्ट के नाम से कर दिया गया है, एन्नौर बंदरगाह। अगला जो 10वां महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ये बंदरगाह है विशाखापत्तनम। यदि हम बात करते हैं विशाखापत्तनम बंदरगाह की, तो जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापत्तनम बंदरगाह, और ये बंदरगाह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये प्रश्न किया जा सकता है कि भारत में सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो वो है विशाखापत्तनम बंदरगाह। और इस बंदरगाह के द्वारा भारत से जो लौह अयस्क है, जो कच्चा माल है, वो जापान या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए निर्यात यहां से किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण 11वां जो बंदरगाह है ये है पारादीप। यदि हम बात करते हैं पारादीप बंदरगाह की, तो जो पारादीप बंदरगाह है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, और ये कटक से कुछ किलोमीटर पूरब की तरफ इसे बनाया गया है, और ये महत्वपूर्ण है उड़ीसा में। अगला 12वां जो बंदरगाह है, इसमें 2 बंदरगाह हैं। एक हल्दिया है पश्चिमी बंगाल में, हल्दिया, और हल्दिया बंदरगाह को बनाया गया है कलकत्ता बंदरगाह के लिए। जो कलकत्ता बंदरगाह है ये मुख्य सागर से, इस सागर तट से यदि बात करें तो जो कलकत्ता बंदरगाह है ये समुद्र तट से 128 किलोमीटर अंदर है, और कलकत्ता तक जो जहाज आते और जाते हैं वो हुगली नदी के द्वारा कलकत्ता तक पहुंचते थे। लेकिन हुगली नदी में पानी की कम मात्रा होने के कारण और उसका तल ज्यादा गहरा न होने के कारण इसमें बड़े बड़े जो जहाज थे वो जहाज कलकत्ता तक नहीं बना पा रहे थे। इसलिए भारत सरकार ने कलकत्ता बंदरगाह के लिए एक हल्दिया बंदरगाह को समुद्र तट के नजदीक, लगभग समुद्र से 5-6 किलोमीटर अंदर हल्दिया बंदरगाह को बनाया गया है, जिससे हल्दिया तक बड़े जहाज आते हैं और वहां से छोटे छोटे जहाजों में कंटेनरों को लाद करके कलकत्ता या असम के धुबरी, सदिया या बनारस तक, उत्तर प्रदेश के बनारस तक, जब हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे भारत के जो राष्ट्रीय जो जलमार्ग हैं वो कौन कौन से जलमार्ग हैं और वहां कहां से वहां तक जहाज पहुंचते हैं, कहां से नौ संचालन उन क्षेत्रों में किया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। तो हल्दिया से जो पानी के जहाज आते हैं तो वो बनारस तक, यूपी के बनारस तक उनकी पहुंच बनती है, और बंगाल की खाड़ी से, ढाका से होते हुए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहां से सदिया तक भी भारत में नौ संचालन किया जाता है, धुबरी और सदिया तक। अगला जो 13वां और आखिरी जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है ये है पोर्ट ब्लेयर। जो पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में 2010 में पोर्ट ब्लेयर को भारत का अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बना दिया गया है, क्योंकि इस बंदरगाह के द्वारा भारत दक्षिण एशिया और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया तक भारत का व्यापारिक जो पहुंच है उसको ज्यादा विकसित करने के लिए, क्योंकि हिंद महासागर से जाने वाले जो जहाज थे वो सीधे सीधे सिंगापुर रुकते थे। तो सिंगापुर एक महत्वपूर्ण स्टे स्थल है जहाजों का, और सिंगापुर की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो समुद्री व्यापारिक जहाजों का है। इसलिए भारत सरकार ने
भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सिंगापुर को टक्कर देने के लिए पोर्ट ब्लेयर को एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में विकसित किया है, जिससे हिंद महासागर से गुजरने वाले जहाज, चाहे वो दक्षिण पूर्व एशिया जाते हों या दक्षिण पूर्व एशिया से जहाज अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या एशिया की तरफ आते हों, तो उन जहाजों को होल्ड करने के लिए, उन जहाजों के व्यापार जो उनमें जो यात्री होते हैं उनको फ्रेशनेस उनमें देने के लिए, और साथ ही साथ जहाजों में तेल भरवाने के लिए, स्टे करने के लिए पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को विकसित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो थी वो भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर थी। साथ ही साथ उन बंदरगाहों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर हमने बात की है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 2-3 बातें मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। एक तो कोचीन बंदरगाह, जिसे पूर्व का वेनिस, अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत का मुक्त व्यापारिक जो बंदरगाह है वो है कांगड़ा बंदरगाह। साथ ही साथ तूतीकोरन और एन्नौर बंदरगाह के क्या हैं, नाम बदल दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।